हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 10वें यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे डाई क्लोरोमीथेन, या आप इसे कह सकते हो मिथाइलिन क्लोराइड। इसका अणुसूत्र होता है CH2Cl2। तो सबसे पहले तो हम बेटे डाई क्लोरोमीथेन को बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर बेटे हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की। आप क्लोरोफॉर्म कह सकते हो या ट्राई क्लोरोमीथेन कह सकते हो, और इसका अणुसूत्र होता है CHCl3। तो बेटे फिर हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले बात करनी है डाई क्लोरोमीथेन के बारे में। डाई क्लोरोमीथेन को आप कह सकते हो मिथाइलिन क्लोराइड, और इसका अणुसूत्र होता है CH2Cl2। ठीक है बेटे, CH2Cl2 ध्यान रखेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम बेटे इसके बनाने की विधियां। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा बेटे, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां कि आप मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियों द्वारा बना सकते हो CH2Cl2 को। ठीक है बेटे, तो निर्माण की विधियों में जो सबसे पहली विधि हमें पढ़नी है वो है नंबर 1 डाल के हम लिखेंगे व्यवसायिक उत्पादन, या आप इसे औद्योगिक उत्पादन भी कह सकते हो। आप चाहे व्यवसायिक उत्पादन कहो या औद्योगिक उत्पादन कहो या इंडस्ट्रियल मेथड भी कह सकते हो। अब देखो, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि व्यावसायिक उत्पादन किस तरीके से किया जाता है CH2Cl2 का। हम सबसे पहले लेते हैं मीथेन गैस CH4। आपको पता है ना कौन सी गैस है ये मीथेन। ये रिएक्शन मैंने पहले भी करा रखी है आपको। यदि आप मीथेन के ऊपर रिएक्शन कराते हो क्लोरीन का, Cl2 का, तो आपको पता है एक H और एक Cl यहां से निकलेगा, HCl, और मेन प्रोडक्ट बनेगा CH। H कितने बचे? 4 में से एक गया, 3 बचे, और जो H चौथे नंबर वाला निकला है उसकी जगह Cl आया है एक, CH3Cl बनेगा। यदि CH3Cl पे फिर दोबारा से Cl2 का रिएक्शन होगा तो फिर एक H फिर एक Cl, ये HCl फिर निकल जाएगा। इस बार प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2। मैंने ये रिएक्शन पहले भी बेटे कई बार आपको बता रखी है। यदि इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन कराओगे, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था, देखो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, या आप कह सकते हो मिथाइलिन क्लोराइड। फिर एक H एक Cl माइनस HCl। इस बार CH, एक H बचेगा ना, एक तो निकल गया, Cl3, यही तो बनेगा। हम क्या कर रहे हैं बेटे, हाइड्रोजन को तो हर बार घटा रहे हैं और क्लोरीन को उसमें जोड़ रहे हैं। एक एक हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है बेटे, क्लोरीन। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आपने Cl2 का रिएक्शन करा दिया तो लास्ट H और एक Cl, HCl फिर साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा और मेन प्रोडक्ट आएगा CCl4। तो हमारा जो मेन, जो हमें इस जगह चाहिए प्रोडक्ट, वो है CH2Cl2। देखो हम बना रहे हैं डाई क्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। और बेटे हमें प्रोडक्ट कितने तरह के मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तरह के हमें उत्पाद मिलते हैं इस अभिक्रिया में।
तो आप चारों तरह के उत्पादों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हो, ये बताओ। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। कौन सी विधि का प्रयोग किए करते हो बताओ। ये तो मीथेन है, ये क्या बना, क्लोरोमीथेन। इसे आप कह सकते हो क्लोरोमीथेन। इसे बताओ क्या कह सकते हो, कितने क्लोरो हैं, दो, डाई क्लोरोमीथेन। ये डाई क्लोरोमीथेन बन गया। और ये क्या बना बताओ, CHCl3 को ट्राई क्लोरोमीथेन कहने से अच्छा क्लोरोफॉर्म कह दो तो ज्यादा अच्छा है, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, टेट्रा क्लोरोमीथेन को हो या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आप कह सकते हो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका ज्यादा प्रचलित नाम है। ठीक है बेटे, ये पहले वाला क्या है, CH4 मीथेन है, और ये है क्लोरोमीथेन, और ये है डाइक्लोरोमीथेन जो हमें चाहिए था। ये है क्लोरोफॉर्म, कौन सा, ये। और ये CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, प्रत्येक उत्पाद को, एक बात यहां लिख लेना जरूर, प्रत्येक उत्पाद को यानी प्रोडक्ट, प्रत्येक उत्पाद को अलग करने के लिए, प्रत्येक उत्पाद को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं बेटे। यहां लिख रहा मैं, प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि का आप प्रयोग करोगे। इस विधि से आपको क्लोरोमीथेन अलग मिल जाएगा, डाई क्लोरोमीथेन अलग मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म अलग मिल जाएगा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन अलग मिल जाएगा। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि बेटे प्रभाजी आसवन विधि का मतलब होता है कि इन सबके जितने भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं, इनके सबके क्वथनांक अलग अलग हैं। और जब इनके क्वथनांक सबके अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अलग अलग ताप पर यदि इस सारे मिश्रण को, बर्तन को गर्म करोगे, तो यदि इसका क्वथनांक x डिग्री C है, तो x डिग्री C पे गर्म करने पे आपको क्लोरोमीथेन उड़ेगा और उसे संघनित करके आप एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लोगे। यदि इसका क्वथनांक y डिग्री C है, तो पूरे बर्तन को y डिग्री C पे गर्म करोगे तो ये उड़ेगा। पहले कम टेम्परेचर वाले को उड़ाना है, जिसका क्वथनांक कम है उसे उड़ाओ, फिर जिसका क्वथनांक ज्यादा है उसे उड़ाओ, फिर उसका क्वथनांक जिसका उससे भी ज्यादा है उसे उड़ाओ। इस तरीके से प्रभाजी आसवन विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला तरीका निर्माण की विधि में आया व्यावसायिक उत्पादन, और व्यावसायिक उत्पादन में हमने कराया मीथेन का हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण में भी आप कह सकते हो क्लोरीनीकरण। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है बेटे, दूसरा तरीका है कि फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, जो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पर हमें रिएक्शन करनी होती है बेटे PCl5 की। PCl5 की क्रिया द्वारा, ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को, फॉर्मल्डिहाइड पर किसका रिएक्शन करोगे, PCl5 का। फॉर्मल्डिहाइड पर यानी HCHO पर PCl5 की क्रिया द्वारा, यदि HCHO पर आपने PCl5 का रिएक्शन कर दिया तो भी आपको CH2Cl2 मिल जाएगा। देखो HCHO को कैसे लिखूंगा मैं, H दो है ना, H, एक ये, इनके बीच में क्या है, कार्बन, ये जोड़ दिया, और फिर कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये HCHO का संरचना है। HCHO कह दो या फॉर्मल्डिहाइड कह दो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, मैं लिख दूं यहाँ फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड है। यदि PCl5 का रिएक्शन आप इसके ऊपर करोगे, किसका रिएक्शन करना है बेटे, PCl5 का, तो आपको पता है कि PCl5 ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड तोड़ देता है दोनों तरफ के। तो ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड तोड़ दिए, और एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, और बीच में जुड़ेगा PCl3। ऐसे ही तो होगा बेटे। देखो क्या बना, CH2Cl2, एक तो बना आपके पास CH2Cl2 जो हमें चाहिए था, ऐसे ही लिख दूं मैं इसे जिससे आपको रिएक्शन समझने में अच्छा लगे, प्लस ये बना POCl3।
फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये POCl3 बना। तो इस तरीके से दूसरा रिएक्शन, दूसरा तरीका आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बेटे गुण। देखो ये लिखा मैंने हेडिंग गुण या प्रॉपर्टीज। गुण में क्या क्या ध्यान रखना है। ये जो आपका CH2Cl2 है ना बेटे, ये नंबर 1 वाष्पशील है, कौमा रंगहीन है, कौमा मीठी गंध वाला है, मीठी गंध वाला, और इसकी अवस्था है बेटे द्रव। ठीक है, तो पहला गुण तो ये याद रखना है कि CH2Cl2 वाष्पशील होता है, रंगहीन होता है और मीठी गंध वाला द्रव होता है। एक बात आप ध्यान रखोगे कि इसका जो क्वथनांक होता है ना बेटे, इसका क्वथनांक 313 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 313 केल्विन। एक ये बात ध्यान रखनी है आपको। नंबर 3, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, ध्यान से समझियो, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। यानी कि इसका जल अपघटन हो जाता है किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। NaOH हो या KOH हो, एक ही बात है। इसका क्या हो जाता है? जल अपघटन। कैसे हो जाता है? देखो एकदम समझ में आएगा आपके। डाइल्यूट NaOH के साथ CH2Cl2 ले लो, CH2, ये लिया मैंने Cl2, ये CH2Cl2 है। NaOH जलीय लेना है क्योंकि जल अपघटन हमें करना है। एक तो NaOH ये लिया मैंने, 2 अणु NaOH के मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 Cl हैं, और ये ऊपर लिख दिया मैंने जलीय, या एक्वस भी आप लिख सकते हो। जलीय ले लिया बेटे, लिख लिया जलीय, यानी कि NaOH को आपने पानी में घोल रखा है। अब क्या होता है कि ये 2 बॉन्ड टूटेंगे और यहां से ये निकलेगा बाहर, साइड प्रोडक्ट। मुझे यूं बताओ, ध्यान से समझेंगे। कार्बन के पास 2 H हैं, कार्बन के पास 2 H हैं, और इसी कार्बन के पास आ गए हैं 2 OH। क्या आ गए हैं? 2 OH, और NaCl -2 NaCl मैंने यहां लिख दिया। अब आपको एक नई बात मैं सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, इधर मैं ब्लॉक बना के आपको समझा रहा इस बात को, कि यदि आपके पास किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु है और कार्बन परमाणु के पास है 1 OH, बाकी संयोजकता चाहे उसकी कैसे भी पूरी हो रही, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि किसी कार्बन परमाणु के पास केवल 1 OH ग्रुप होता है तो ऐसा यौगिक होता है या ऐसा कार्बन होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी, या फिर आप कह सकते हो स्टेबल। यदि कार्बन एटम के पास केवल 1 OH ग्रुप होता है तो ऐसा कार्बन एटम, ऐसा कार्बन परमाणु स्थायी होता है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। पर यदि आपके पास कार्बन परमाणु है और उस कार्बन परमाणु के पास 2 OH हैं, कितने OH हैं? 2, बाकी संयोजकता उसकी कैसे भी पूरी हो रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि कार्बन एटम के पास 2 OH है तो ऐसा कार्बन परमाणु होता है अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी को आप कहते हो अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और यदि ये अनस्टेबल होता है तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है अपने अंदर से H2O। क्या निकालना पड़ता है बेटे? H2O निकालना पड़ता है, और ये लिख दिया मैंने -H2O। यदि कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप हैं तो वे 2 OH ग्रुप होने से कार्बन का एटम अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, और अपने अंदर से क्या निकाल देता है? H2O।
तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आता है। देखो, देख रहे हैं आप। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद 3 OH ग्रुप, कार्बन, और इसके पास 3 OH ग्रुप है। मान लो एक तो किसी से भी जुड़ा हुआ, वो तो हमें पता नहीं किससे जुड़ा हुआ, किसी से भी जुड़ा हुआ हो चाहे, पर इसके पास है 3 OH ग्रुप। यदि उसके पास 3 OH ग्रुप हैं या 4 OH ग्रुप हैं, कितने भी हैं, तो ये भी अनस्टेबल होगा और इसके अंदर से भी H2O निकलेगा। क्या निकलेगा बेटे? H2O यहां से भी निकलेगा इस तरीके से, यहां से भी क्या निकल जाता है? H2O। और ये भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब आप बता दोगे COOH ही तो बनेगा। क्या बनेगा? COOH। यदि 3 OH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि 3 OH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा COOH। और यदि 2 OH ग्रुप हैं तो बनेगा CO, यानी कि वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है बेटे, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ आ जाओ आप। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब आपने CH2Cl2 की NaOH से इसका जलीय विलयन लिया NaOH का और जल अपघटन कराया है, तो NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकला है, एक सह उत्पाद के रूप में NaCl निकला है। पर जो मेन प्रोडक्ट आया है वो कुछ अजीब तरह का आया है, क्योंकि उसमें कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है 2 OH ग्रुप। और मैंने आपको सिखाया यदि कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच हैं तो वो क्या है? अनस्टेबल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अनस्टेबल, ये अस्थायी होगा। और यदि ये अस्थायी होगा तो पक्की बात है इसमें से क्या निकलेगा? H2O इसमें से निकलेगा। और आप लिख सकते हो ये निकल गया H2O। अब बताओ क्या बना? CH2O। क्या बना? CH2O। ये बना है CH2O, या इसे CH2O लिखना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि आपके समझ में ही नहीं आया है कि CH2O क्या है। वास्तविकता में पता क्या है बेटे? ये है HCHO। देखो HCHO, देखो CH2O क्या है बेटे? ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यदि आप CH2Cl2 का जल अपघटन कराओगे NaOH से या KOH से, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, HCHO। अब हमें देखने हैं इसके उपयोग। क्या देखने हैं बेटे? उपयोग। अब उपयोग यहाँ आ पाएंगे या नहीं, चलो देखते हैं। ये हेडिंग लिखी है हमने, उपयोग। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिख रहा मैं बेटे, कार्बनिक विलायक के रूप में। एक तो इसका उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं या औषधियां हैं, उनके विलायक के रूप में आप इसे प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बेटे। और एक मैं बताता हूं आपको, यहां से लिख दूं। नंबर 2, पेंट को साफ करने में, पेंट तो समझ रहे हैं आप, कलर, तो पेंट को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है CH2Cl2 का। और एक उपयोग और लिख लो आप, एरोसोल। एरोसोल पता है ना? एयर के अंदर बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, उसे कहते हैं एरोसोल, जैसे धुआं है। तो आप एरोसोल में नोदक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो, नोदक के रूप में। नोदक तो पता है आपको, प्रोपेलेंट। ठीक है बेटे। तो एरोसोल में नोदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लोरोफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है।
बेटे अब हमें पढ़ना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आप कह सकते हो ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसका अणु सूत्र होता है CHCl3। और बेटे बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लोरोफॉर्म। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हमें सीखना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, कि लैब में आप क्लोरोफॉर्म को किस तरीके से बना सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप या तो लो इथेनॉल, जिसे आप इथाइल अल्कोहल कहते हो, और उसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। या तो आप इथेनॉल लो, और या फिर आप लो एसीटोन CH3COCH3, जिसे आप डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो। तो या तो आप इथाइल अल्कोहल ले लो, और या तो आप ले लो एसीटोन। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी यदि आपने ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl2 का रिएक्शन करा दिया है, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे C2H5OH, ये तो है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, या एसीटोन को लिखूंगा मैं CH3COCH3। ध्यान से देखियो बेटे, ये तो इथाइल अल्कोहल है, ये एसीटोन है। इसे आप इथेनॉल भी कह सकते हो, इसे आप डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो। पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है बेटे, अब कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल एकदम। सबसे पहले मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको इथेनॉल से। यहां लिख रहा मैं नंबर A, इथेनॉल, या आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, या C2H5OH। देखो C2H5OH ही तो लिखा मैंने। यदि आपको इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या C2H5OH से बनाना है क्लोरोफॉर्म, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? नंबर 1, सबसे पहले आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है बेटे, आप तो दोनों को मिला के फ्लास्क में डाल के गर्म कर दोगे। आप इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर को फ्लास्क में डाल लोगे और गर्म कर दोगे, बस इतना ही तो करना है। पर रिएक्शन जो होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, इस बात को सीखना है हमें, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए आती है कई बार। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण, सबसे पहले बेटे इसका जल से क्रिया होता है। ये लिखा मैंने H2O। क्या लिखा है? H2O। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। एक तो OH ये है, OH, और एक OH ये है। कितने OH हुए? 2। तो यहां बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, यही तो बनेगा। कैल्शियम के साथ एक OH और दूसरा OH, ये Cl2 गैस अलग निकल जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर के जल अपघटन से हमें Cl2 गैस मिली है। सबसे पहले हमें मिलती है Cl2 गैस, और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो आपका इथेनॉल है CH3CH2OH, ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन करती है Cl2 गैस। भाई आपने लिखा इथेनॉल से ही तो बनाना, तो इथेनॉल के ऊपर Cl2 गैस, ये वाली Cl2 गैस जो बनी है, ये रिएक्शन करती है। और इसके रिएक्शन करने से क्या होता है? एक H यहां से निकलता है, एक H यहां से, 2 H और 2 Cl। तो साइड प्रोडक्ट में लिख दूंगा 2HCl, ये निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां क्या बचेगा? CH, और यहां क्या बचेगा? O। तो ये क्या बना बेटे? CH3CHO को आप कहते हो एसीटल डिहाइड। क्या कहते हो? एसीटल डिहाइड। ये एसीटल डिहाइड बनता है। और ये तो आपको बताइए क्या बना?
ये तो बुझा हुआ चूना है, जिसे आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, या बुझा हुआ चूना। तो यहाँ आपको मिला है एसिटल्डिहाइड। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे ये जो एसिटल्डिहाइड है ना, ये लिख दिया मैंने CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। इस एसिटल्डिहाइड पे फिर रिएक्शन होती है क्लोरीन की, 3Cl2 की। क्या होता है कि 3H और 3Cl, 6Cl है ना, ये 3 दूनी 6, 3H और 3Cl ये निकल जाते हैं 3HCl के फॉर्म में। अब ये जो 3H यहां से निकले हैं उनकी जगह आ जाते हैं 3Cl, और प्रोडक्ट बनता है CCl3CHO। इसे, ये तो एसिटल्डिहाइड था, तो ये होगा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। बेटे ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। आप क्लोरल कहो या फिर आप कह सकते हो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। आप ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हो। अब ये जो आपका ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना है, ये इससे रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चौथे स्टेप में। ये लिखा मैंने CaOH का होल ट्वाइस। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरल से रिएक्शन करानी है, CCl3CHO, CCl3CHO। जब क्लोरल से रिएक्शन होती है तो यहां से तो निकलते हैं H और यहां से निकलते हैं CCl3। ध्यान से देखो, CHCl3 CHCl3, यही तो बनाना हमें, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। कितने बने CHCl3? एक तो ये बना CHCl3, एक ये बना, दो तो बने बेटे CHCl3। क्लोरोफॉर्म प्लस, ध्यान से देखियो, HCOO। देखो कितने ऑक्सीजन है? 2। ऊपर वाले में देखो कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना ऑक्सीजन, एक तो ये है और एक ये है। 2 ऑक्सीजन है तो HCOO, या फिर ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखो HCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट है, देखो H है ना, हाँ H है, C है, ऑक्सीजन 2 है, एक ये है एक ये है। तो इसका मतलब ये तो कितने हुए? HCOO यहाँ भी है और HCOO यहाँ भी है, 2 तो हुए HCOO। फॉर्मेट आयन कहते हैं इसे, फॉर्मेट, और कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कहोगे कैल्शियम फॉर्मेट। ये एक साल्ट है, लवण है, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये आपका मेन प्रोडक्ट है CHCl3। तो इस तरीके से आप इथेनॉल का प्रयोग करके बना सकते हो। क्या? इथेनॉल की जब आपने ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करी तो हमें मिला क्लोरोफॉर्म। ये स्टेप आपको याद रखने हैं रिएक्शन के। वैसे तो आप क्या करोगे, गोल पेंदी वाला फ्लास्क लोगे, उसमें इथेनॉल डालोगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, गर्म कर दोगे, गर्म करने से जो वाष्प मिलेगी उसे संघनित्र द्वारा ठंडा कर दोगे, और ठंडा करने से आपको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। पर एग्जाम में रिएक्शन करने के लिए आती है कि रिएक्शन करके दिखाओ कि किन किन रिएक्शन, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। वास्तविकता में अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है? क्या होता है, सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जल अपघटन होता है, उससे मिलती है हमें Cl2 गैस और बुझा हुआ चूना। फिर क्या होता है, इथेनॉल के ऊपर ये Cl2 गैस, ये वाली Cl2 गैस इथेनॉल पर रिएक्शन करती है, उससे हमें मिलता है एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड पर क्लोरीन गैस रिएक्शन करती है जो यहां से बन रही है, और ये तीनों H हटके 3Cl आ जाते हैं, बनता है क्लोरल या ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ये जो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, इसके 2 अणु इसके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे बनता है CHCl3 और CHCl3,
और साथ में बनता है HCOO का होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम फॉर्मेट। तो यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट साइड प्रोडक्ट है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात और बताई थी आपको कि हाँ चलो इससे तो हमने बना लिया, एसीटोन से भी देख लो। तो ये तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल से हमने बनाया है। नंबर बी में मैं लिखूंगा, नंबर बी एसीटोन, या इसका सूत्र होता है CH3COCH3 से। इससे आप कैसे बनाओगे? ये तो हमने बनाया इथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से या CH3CH2OH से। अब हम बनाएंगे एसीटोन से, कि एसीटोन से आप कैसे बनाओगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रिएक्शन। नंबर एक, सबसे पहले यही वाला रिएक्शन होगा कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 वो जल अपघटित होगा और उसके जल अपघटन से एक OH और दूसरा OH, एक तो बनेगा बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूर्ण, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? Cl2 गैस निकलेगी। पहले स्टेप में तो वही होगा जो वहां हुआ था। देखो यहाँ भी यही रिएक्शन है, यहाँ भी। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटे, ध्यान से देखियो जरा। ये जो आपका एसीटोन है CH3COCH3, इसके ऊपर सीधा क्लोरीन का रिएक्शन होता है। जो क्लोरीन बनी है 3 अणु क्लोरीन का, ये 3 H और यहां से 3 Cl ये निकल जाते हैं, प्लस करके लिख दूं 3HCl, और यहाँ 3 H हटने के बाद ये 6 Cl थे, 6 में से 3 Cl तो 3 H के साथ जाके 3 HCl बन गए। 3 Cl यहाँ आ जाएंगे, CCl3COCH3, CCl3COCH3। देखो इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। एसीटोन के ऊपर 3 क्लोरीन आ गए हैं, इसे आप कह सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा, इसका नाम साइड में मैं लिख रहा बेटे ट्राई क्लोरो एसीटोन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरो एसीटोन। 3 क्लोरीन आ गए ना, एसीटोन के ऊपर 3 क्लोरीन आ गए, इसलिए लिखा है इसका नाम ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब क्या होता है, नंबर थर्ड, तीसरा स्टेप, जो आपका बुझा हुआ चूना आपको पहले रिएक्शन में मिला है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो लिख दिया मैंने यहाँ, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर रिएक्शन होगा इसका ट्राइक्लोरो एसीटोन का, CCl3COCH3 और CCl3COCH3। क्या होगा बेटे? बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहां से H और यहां से H। थोड़ा सा इन्हें H को सही बना दूं मैं, कभी नोट्स बनाते हुए आपको प्रॉब्लम हो। इन्हें H के बीच में थोड़ा सा मैं गैप दे दूं इस तरीके से, जिससे आप बॉन्ड को स्पष्ट रूप से तोड़ के दिखा सको। देखियो बेटे ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। देखो CHCl3, एक तो ये बना, कितने CHCl3 बने? 2, एक तो ये और एक ये लिख दिया 2CHCl3, 2 तो बने आपके क्लोरोफॉर्म। CH3COO, CH3COO, तो कितने बने CH3COO? 2, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यही तो बनेगा, C यही तो जुड़ा हुआ इनके साथ। ये तो एसीटेट आयन है, इसे आप लिख सकते हो कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट बना है। क्या बना है? कैल्शियम एसीटेट, जो एक लवण है, साल्ट है। तो ये 2 तरीके हैं प्रयोगशाला में बनाने के। या तो आप C2H5OH के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कराओ, और या फिर आप कराओ एसीटोन के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना दोनों की सहायता से आसान है, रिएक्शन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि है तो ये भी आसानी। देखो हमने एसीटोन से कैसे बनाया भाई, ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन हुआ, उससे बुझा हुआ चूना बना, क्लोरीन गैस बनी। एसीटोन के ऊपर क्लोरीन ने रिएक्शन करा तो 3 H हटके 3 Cl आ जाएंगे, ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो एसीटोन रिएक्शन करेगा बुझे हुए चूने से, जैसे यहाँ रिएक्शन करी थी क्लोरल ने बुझे हुए चूने से। तो पहला और लास्ट वाला रिएक्शन पहले और लास्ट वाले रिएक्शन जैसा ही है, सिर्फ इसमें 2 स्टेप ये आए हैं अलग, और इसमें
एक स्टेप आया। इसमें 4 स्टेप हैं, इसमें 3 स्टेप हैं। ये रिएक्शन बेटे आपको बिल्कुल पक्की करके जानी है एग्जाम में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब सीखेंगे हम विधि कि इसका पूरा मेथड क्या है। आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से। इस डायग्राम में क्या है, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क है जिसे हमने रख रखा है बालू उष्मक के ऊपर, और इस फ्लास्क में आपने भर रखा है C2H5OH और ब्लीचिंग पाउडर। आप एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर भी भर सकते हो, या तो इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर भरो, या फिर आप भरो एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर, और भर के दोनों को गर्म कर दो। बेटे गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से आपको क्लोरोफॉर्म की वाष्पें मिलेंगी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ जो हमारे पास प्राप्त होगा वो CHCl3 की वाष्प, क्लोरोफॉर्म की वाष्प आपको मिलेगी। और बेटे हम क्या करेंगे, ये जो क्लोरोफॉर्म की वाष्प है इसे जल संघनित्र में प्रवाहित करेंगे। आपको पता है कि जल संघनित्र क्या करता है, जल संघनित्र में ठंडा जल होता है, यहाँ से ठंडा जल हम भेज रहे हैं और वहां से निकल रहा है। जो क्लोरोफॉर्म की वाष्प इस नली के अंदर को जाएगी वो ठंडी होकर क्या हो जाएगी, द्रवीभूत, लिक्विफाई या द्रवित हो जाएगी, और वे द्रव की बूंदें ग्राहक पात्र में जिसमें पहले से ही जल भरा हुआ है, ठंडा जल, उसमें एकत्र होती रहेंगी और जल में आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और जल का एक तरह का मिश्रण आपको प्राप्त होगा, किसमें, ग्राहक पात्र में या रिसीवर में। ये तरीका है सिंपल सा। बस आप एक बात ध्यान रखोगे कि ये जो क्लोरोफॉर्म आपको मिलता है ना बेटे, ये क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है। इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जो अम्लीय होती हैं। कैसी अशुद्धियां? अम्लीय। जैसे हमने अभी रिएक्शंस लिखे हैं, तो उन रिएक्शंस में हमें देखने को मिला है कि HCl बना है, वहां क्या बना है, HCl। तो इन अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म को प्रवाहित करेंगे सबसे पहले NaOH या KOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन में। NaOH या KOH क्या होता है, क्षार, बेस ही तो होता है बेटे। और बेस जो है एसिडिक इंप्योरिटीज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो आप NaOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसे प्रवाहित कर दो क्लोरोफॉर्म को, तो आपकी जो अशुद्धियां हैं, जो अम्लीय अशुद्धियां, वे हो जाएंगी रिमूव। पर उसके अंदर जब आप उसके NaOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से प्रवाहित करोगे क्लोरोफॉर्म को, तो क्लोरोफॉर्म में कुछ नमी आ जाएगी, कुछ पानी का मात्रा उसके अंदर आ जाएगा। उस पानी की मात्रा को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में से उसे प्रवाहित करोगे तो पानी भी अलग हो जाएगा सारा। तो डाइल्यूट NaOH और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड आप यूज कर सकते हो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है वो थोड़ा अशुद्ध होता है, एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे विधि में, विधि में लिखेंगे सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या लिया हमने, C2H5OH, C2H5OH या एसीटोन लिख दूं, CH3COCH3, इनमें से कोई सी एक चीज लेनी को लेकर किसके साथ गर्म कर रहे बेटे, इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ किस पे गर्म कर रहे बेटे, बालू उष्मक पर, बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं।
जिनको जल संघनित्र द्वारा, जिनको किसके द्वारा, जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके, भाई जल संघनित्र ने वाष्पों को द्रवित कर दिया, लिक्विफाइड कर दिया या द्रवीभूत कर दिया। जल से भरे ग्राहक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है बेटे। और एक बात और बता रहा हूं, यहां से देखो जरा, अम्लीय क्या, आप केवल अशुद्धियां लिखो, यहां समझा दिया वैसे मैंने अशुद्धियां कौन कौन सी हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए, समझ रहे ना बेटे, अशुद्धियों को दूर करने के लिए डाइल्यूट यानी तनु NaOH विलयन तथा फिर निर्जल यानी एनहाइड्रस, निर्जल CaCl2 का प्रयोग करते हैं। CaCl2 क्या करेगा, नमी को अवशोषित कर लेगा और ये एसिडिक इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा या उससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है प्रयोगशाला विधि। पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, चलो प्रयोगशाला विधि तो आप कर लोगे, पर कभी कभी इसका औद्योगिक निर्माण भी पूछ लिया जाता है। औद्योगिक निर्माण या व्यावसायिक उत्पादन किसका बेटे, ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन या इथेनॉल से जिसे हमने बनाया है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो औद्योगिक निर्माण में एक तो आप नंबर 1 ध्यान रखोगे CH4 के क्लोरीनीकरण द्वारा, यानी कि मीथेन के ऊपर किसका रिएक्शन कराना है, क्लोरीन का। तो ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। ये आपके पास मीथेन है CH4, यदि इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करा दोगे तो HCl निकलेगा, यहाँ से H यहाँ से Cl, प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, फिर दोबारा इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन होगा, फिर HCl निकलेगा। अब क्या बनेगा, CH2Cl2, और फिर दोबारा इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन होगा, फिर एक HCl निकलेगा। अब बनेगा CHCl3 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, फिर Cl2 का रिएक्शन होगा, फिर HCl निकलेगा, CCl4। हमारा क्लोरोफॉर्म कौन सा है, यही तो है क्लोरोफॉर्म। आपको पता है प्रत्येक घटक को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, प्रत्येक घटक को बताओ इस विधि का नाम क्या है, अलग करने के लिए बताओ बेटे, प्रत्येक घटक को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, बताओ आप। 11th में पढ़ रखी है बेटे आपने, प्रभाजी आसवन विधि। तो हम प्रयोग करेंगे प्रभाजी आसवन विधि का। सारे घटक अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 चारों जो प्रोडक्ट मिले हैं उनमें से एक हमारा क्लोरोफॉर्म भी है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, औद्योगिक निर्माण करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है CCl4 के अपचयन द्वारा। ये जो सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट आपको मिला है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड,
या टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप इसे कह सकते हो। इसका यदि आप अपचयन कर दोगे तो भी आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखो, देखो मैं CCl4 लिखूंगा यहाँ, देखो CCl4 है ना, CCl3 और 3 Cl तो ये लिख दिए, 1 Cl ये लिख दिया। यदि आपको इसका अपचयन करना है तो नवजात हाइड्रोजन आपको चाहिए, और कोई सा भी अपचायक यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूं Fe प्लस भाप, रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित कर दो, रक्त तप्त लोहा होना चाहिए। 2H नवजात हाइड्रोजन यहां से मिल जाएगा, नवजात हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा, 1H इधर और 1H इधर। CHCl3 ये बना CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये बना बेटे HCl। तो इस तरीके से भी औद्योगिक निर्माण होता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, भौतिक गुण देख रहे बेटे। अब भौतिक गुण क्या क्या होते हैं क्लोरोफॉर्म में, ध्यान से समझेंगे सब बेटे। नंबर 1 पहला भौतिक गुण, यह एक मीठी गंध वाला, यह एक मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव है। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि मीठी गंध वाला है और रंगहीन द्रव है। नंबर 2, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ज्वलनशील है। ज्वलनशील है लिख दो या होता है लिख दो, एक ही बात है। कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। ठीक है बेटे, तीसरी बात, जल से भारी होता है। जल से भारी यानी कि इसका घनत्व जल से अधिक है, जल से भारी होता है। ठीक है बेटे, चौथी बात, जल में अघुलनशील, जब तो इसे जल में एकत्र करा था। यदि ये जल में घुल जाता तो इसे ग्राहक पात्र में हम जल में क्यों एकत्र करते? इसलिए करते हैं जल में एकत्र क्योंकि जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। तो जल में तो अघुलनशील है और कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होगा ही, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना आपको बेटे, इसे सूंघने पर पता क्या होता है? इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। यानी कि यदि क्लोरोफॉर्म को आप लैब में सूंघ लोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे चोर या डाकू क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म रखते हैं अपने पास बोतल में या उसका स्प्रे रखते हैं, और स्प्रे मुंह पे मार दिया जिस आदमी के, वो बेहोश हो जाएगा। या फिर बोतल से क्लोरोफॉर्म को रुमाल में ले लिया और आदमी के मुंह पे रुमाल लगा दिया, वो क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ, तो वो जब भी सांस लेगा क्लोरोफॉर्म उसके अंदर जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक चीज है। तो ये तो हुए बेटे भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद आते हैं हमारे रासायनिक गुण। अब हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको, एक तो बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक होते हैं रासायनिक गुण। जहां भी समीकरणें हैं वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो ऑक्सीकरण सीख लो आप, सिंपल सा रिएक्शन है, एकदम समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण, यदि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ये लिख दिया मैंने CHCl3, और क्लोरोफॉर्म का आपने करना है ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखियो, यदि आप इसका ऑक्सीकरण कर रहे हो
तो इसमें से ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो एक एक संयोजकता वाली 2 चीज निकलेंगी, एक H एक Cl। भाई हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक है, Cl की भी एक है, दोनों के निकलने से ऑक्सीजन आया, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता अकेले की कितनी है, 2। तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो C, ऑक्सीजन आया, O, Cl कितने बचे, 2, COCl2 बनेगा। एक विषैली गैस है जिसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है बेटे, फास्जीन गैस बनती है यहाँ। कौन सी गैस बनती है, फास्जीन गैस। नंबर 2, अब हम सीखेंगे अपचयन। अपचयन जिसे आप रिडक्शन कहते हो। बेटे देखियो जरा, CHCl3 तो लिखा मैंने, लिखा ना। यदि आप इसका अपचयन कर दोगे इस तरीके से, नवजात हाइड्रोजन से कोई सा भी अपचायक ले लो आप, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, ये साइड प्रोडक्ट क्या निकला, HCl, यहां लिख दू तीर के नीचे। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना, CH2Cl2। नाम बता सकते हो, डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बना। ठीक है, इसे तो पढ़ के ही आए हम अभी। नंबर 3, NaOH या KOH ले लो द्वारा जल अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को कि NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन कैसे होता है क्लोरोफॉर्म का। ध्यान से समझेंगे। CHCl3 लिख रहा बेटे में, CHCl3। देखो NaOH यूज कर रहे, जलीय NaOH, NaOH और NaOH, ये लिख दिया मैंने एक्वस। आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। क्या निकलता है, -3 NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट देख लियो ध्यान से, कभी दिमाग घूम जा, OH OH OH। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या एक कार्बन के ऊपर 3 OH रुक सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं रुक सकते, अभी तो सर आपने समझाया था। तो ये होता है अनस्टेबल, अस्थाई। और यदि ये अस्थाई है तो इसमें से H2O निकलेगा, यहां लिख दूं मैं -H2O, प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखियो, HCOOH, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है बेटे, क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर सीखेंगे अगले को। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे आप एक काम करो, एक बात समझो, पहले एक हेडिंग लिख लो, नोट, फिर हम अगले रासायनिक गुण पढ़ेंगे। आपको पता है ना CHO का मतलब क्या होता है, CHO होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड होता है। और बेटे COOH क्या होता है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 ग्रुप के नाम पता होने चाहिए आपको। ये तो एल्डिहाइड होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये तो है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। अब आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, यदि कहीं H आता है तो H का मतलब होता है फॉर्म। H का मतलब क्या होता है, फॉर्म। और CH3 यदि कहीं आता है तो इसका मतलब होता है एसिड। सामान्य बात कर रहा मैं, IUPAC की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा बेटे, सामान्य बात। हालांकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में इस बात को समझाऊंगा, पर यहाँ बार बार इस चीज की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बेटे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको ये बात। एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, H का मतलब फॉर्म और CH3 का मतलब एसिड। जैसे मैं आपको कहूं कि HCHO, ठीक है, और फिर मैं कहूं आपको CH3CHO, तो दोनों का नाम बता सकते हो। H का मतलब फॉर्म और CHO का मतलब एल्डिहाइड। इसका मतलब HCHO का नाम है फॉर्मल्डिहाइड।
HCHO को इसलिए हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं क्योंकि H का मतलब फॉर्म होता है, CHO का मतलब एल्डिहाइड। और ये भी एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड है, पर CH3 वाला एल्डिहाइड है और CH3 को कहते हैं एसिड। तो इसलिए मैं इसे बार बार कहता हूं एसीटल्डिहाइड। क्या कहता हूं? एसीटल्डिहाइड। अब इसी तरीके से यदि मैंने लिख दिया HCOOH, इसका नाम बताना है, और CH3COOH, इसका नाम बताना है। तो बेटे H का मतलब फॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं ओइक एसिड। तो ये जो है HCOOH को मैं कहता हूं फॉर्म, H की वजह से क्या कहा? फॉर्म। तो फॉर्मिक एसिड, इसलिए हम इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और CH3 को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो फॉर्म और एसिड का आपको प्रयोग पता होना चाहिए। H का मतलब फॉर्म होता है, CH3 का मतलब एसिड होता है। कितनी हमने रासायनिक गुण कितने पढ़े बेटे? 3 पढ़ लिए ना, NaOH या KOH से जल अपघटन। नंबर 4। अब आगे हम नंबर 4 पे। अब हम पढ़ेंगे बेटे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण देखते हैं कैसे होता है क्लोरोफॉर्म का। बहुत आसान है, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि पहले भी कई बार हमने हैलोजनीकरण उसका कर लिया है। ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। यदि आप इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन करा दोगे तो ये H और यहाँ से एक Cl, HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CCl4। पता है ना इसका नाम? इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या आप इसे टेट्राक्लोरो मीथेन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेट्राक्लोरोमीथेन। नंबर 5, पांचवा रासायनिक गुण ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटे नाइट्रीकरण। अच्छा, इनके इंग्लिश में भी नाम लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो आप। नाइट्रीकरण को कहते हैं नाइट्रेशन। इंग्लिश में नाम आपको बेटे लिखने चाहिए, नहीं तो अगली क्लासेस में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नाइट्रेशन, जैसे इसे आप कह सकते हो हेलोजिनेशन। जब भी ग्रेजुएशन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इंग्लिश के नाम थोड़े से देखते रहा करो। नाइट्रीकरण, मैंने नाइट्रीकरण आपको सिखा रखा है। देखो CHCl3 को कैसे लिख रहा हूं मैं, CHCl3। नाइट्रीकरण में मैंने आपको हमेशा बताया था कि HNO3 को आप ऐसे लिखोगे, ये HNO3 लिखा है मैंने, कंसंट्रेट, और तीर के ऊपर लेना चाहिए कंसंट्रेट H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि यहां से निकलना है H2O। सिखा रखी है ना ये रिएक्शन। ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आया CCl3NO2। क्या आया बेटे? CCl3NO2। ठीक है बेटे। CCl3NO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम होता है बेटे क्लोरोपिक्रीन। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, क्लोरोपिक्रीन होता है इसका नाम। ठीक है, ये हुआ नाइट्रीकरण। अब नंबर 6 पे हम सीखेंगे सिल्वर से क्रिया। सिल्वर कह दो या सिल्वर चूर्ण कह दो, सिल्वर पाउडर कह दो, एक ही बात है। रिएक्शन विद सिल्वर। देखो ये है आपका, समझा रखा है रिएक्शन भी मैंने पहले भी। CHCl3 है, 6Ag है, और CHCl3 है। देखो उल्टा लिख दिया CHCl3। चलो अच्छा ऐसे लिखो CHCl3। समझ में आ गई होगी रिएक्शन कैसे होगी। ये 3 Cl यहां से गए और 3 Cl यहां से गए। पहली बात, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा और साथ में बनेगा 6Ag 6Cl। 6AgCl है साइड प्रोडक्ट, और 2 कार्बन है तो H, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसे कुछ लोग एसिटिलीन भी कहते हैं, C2H2। इसे आप एसिटिलीन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। नंबर 7, एसीटोन से क्रिया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से कैसे क्रिया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एसीटोन लिख रहा मैं यहाँ, CH3COCH3। ये एसीटोन ही तो है, इसकी संरचना खोल दी मैंने, एसीटोन है। एसीटोन
जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा इसके ऊपर CHCl3 का, तो ध्यान से देखियो, CH तो जाएगा O के पास। देखो मैं चलो समझा रहा हूं आपको, ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक तरफ तो जुड़ेगा CCl3 और एक तरफ जुड़ेगा H, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 C, CCl3 तो ऊपर जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया OH। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटे, इसका नाम होता है, देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, तो इसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्या नाम होता है इसका? क्लोरीटोन होता है बेटे इसका नाम, याद रखोगे ना? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन बता रहा फिर मैं आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे 8वां रासायनिक गुण, और 8वें रासायनिक गुण का नाम है राइमर टीमैन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। मान लो हमारे पास फिनॉल है, ये बनाया मैंने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे जोड़ दिया OH, तो ये फिनॉल ही तो है। ऑर्थो पोजीशन पे एक H दिखा दिया, ये है फिनॉल, ये लिख दिया फिनॉल, ये फिनॉल है। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं हम, CHCl3। देखो Cl में ऐसे लिख रहा, तीनों अलग अलग लिख सकते हैं ना। CHCl3 क्या है? ये क्लोरोफॉर्म, लिख दूं चलो यहाँ, क्लोरोफॉर्म है। और NaOH या KOH का यूज करेंगे हम, जैसे मैं यूज कर रहा हूं यहाँ, मान लो KOH का, KOH। कितने KOH लूंगा मैं? 3 ही तो लूंगा बेटे, क्योंकि 3 Cl है। तो आपने क्या लिया? फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और KOH लिया। KOH का मतलब क्या है? क्षार है, या फिर आप बेस कह सकते हो। क्या होगा बेटे? ध्यान से देखिए जरा, ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी। क्या निकलेंगे? 3 KCl, तो ये लिख दिया मैंने, 3 निकलेंगे पोटेशियम क्लोराइड प्लस। ध्यान से देखियो, 1 2 3 4, 4 H हैं, 4 H, 4 ही तो हैं, ये लिख दिया मैंने 2H2, हो गए 4 H। ऑक्सीजन देखो कितने चाहिए वहां, ऑक्सीजन 2 ही तो चाहिए, 2 ऑक्सीजन। अब मुझे यूं बताओ बेटे कि कितने H बचे? एक तो H बचा भाई, 1 2 3 4 H लग गए, एक H बचा है, और बेटे एक बचा है ऑक्सीजन। 3 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ गए हैं, एक ऑक्सीजन बचा है। तो जो बेंजीन रिंग है ना बेटे, इस बेंजीन रिंग के टॉप पे तो रहेगा OH, ये तो पहले से था, पर यहाँ क्या बचा है? एक तो C बचा है, एक O, तो यहाँ H की जगह आ जाएगा CHO। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बेंजीन रिंग में जहां ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम था, वहां कौन सा आ गया बेटे? ग्रुप CHO एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपको मिला है, इसका नाम होता है सैलिसाइलल डिहाइड। इसका नाम होता है सैलिसाइलल डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलिसाइलल डिहाइड इसका नाम है। ठीक है बेटे, मैंने लिख दिया रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज्यादा। नंबर 9, अब हम करेंगे बेटे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझ लियो जरा इस रिएक्शन को भी। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, मान लो आपके पास कोई एमीन है RNH2, R की जगह आप CH3 ले सकते हो, बेंजीन रिंग्स ले सकते हो, ये कोई प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराना है, CHCl3 ऐसे ही लिखूंगा मैं, ये लिख दिया। ठीक है, और NaOH या KOH ले लो, आपकी मर्जी है। NaOH ले लिया इस बार मैंने, बेस ये ले लिया NaOH, KOH भी ले सकते हो आप।
तो क्या होगा, ये तो निकलेगा ही, पक्की बात है, ये निकल गया। अब आप देखो, ये पहले से लिख दूं मैं यहाँ, ये निकल गया 3 अणु NaCl के। आप KCl भी बना सकते थे यदि यहाँ KOH लेते। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हो आप, और 3 ऑक्सीजन चाहिए। फिर देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 ही तो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन यूज हो गए। तो अब बताओ बचा क्या, सिर्फ कार्बन ही तो बचा यहाँ, ये भी हाइड्रोजन का है, यहाँ नाइट्रोजन बचा, यहाँ कार्बन। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या एल्काइल ग्रुप है भैया, एल्काइल ग्रुप ले लो या बेंजीन रिंग ले लो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ R लिख रखा है ना, तो इसलिए यहाँ R ही लिखूंगा मैं। R क्या बचा, N बचा, और क्या बचा यहाँ C बचा, बाकी तो सभी यूज हो गए, RNC। ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना बेटे, एल्काइल आइसोसाइनाइड ही तो बना। NC का मतलब एल्काइल, R का मतलब एल्काइल, NC का मतलब आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। R की जगह यदि आप बेंजीन रिंग लोगे ऐसे, तो यहाँ बेंजीन रिंग पे आइसोसाइनाइड आ जाएगा, जिसे आप कहोगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। यदि R की जगह आप CH3 लोगे तो यहाँ CH3NC आएगा, जिसे आप कहोगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये एराइल आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। तो ये करने हैं हमें रासायनिक गुण, और अब हम आ चुके हैं उपयोग पर। अब हमें बेटे उपयोग सीखने हैं, क्लोरोफॉर्म के क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है बेटे, नंबर 1, औषधि व कृमिनाशी। कृमिनाशी समझते हो, जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इस तरह के कीड़े, ठीक है, उन्हें कहते हैं कृमि। जैसे टेप वर्म, एस्केरिस, ये बहुत सारे कृमि हैं। औषधि व कृमिनाशी के संश्लेषण में या बनाने में, लिख दो आप, एक ही बात है, संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना या बनाना। ठीक है बेटे। और नंबर 2 मैंने आपको बताया था निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक तो पता है आपको, बेहोश करने वाला। पहले तो ऑपरेशन में भी प्रयोग करते थे इसका, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना हो तो क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश करते थे, फिर उसका ऑपरेशन करते थे, पर थोड़ा खतरनाक है, इसकी प्रकृति थोड़ी विषैली है। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताया था कि जो चोर हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं, वे स्प्रे रखते हैं क्लोरोफॉर्म का, या रुमाल में उसे भिगो के रुमाल को लगा देते हैं मुंह पे। तो निश्चेतक का मतलब बेहोश करने वाला। अच्छा, एक इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, फ्रेओन। फ्रेओन गैस होती है, फ्रेओन है तो लिक्विड। फ्रेओन प्रशीतक के निर्माण में, पता है ना आपको फ्रेओन क्या काम करती है, पता है बेटे? फ्रेओन का काम, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें जो गैस होती है ठंडा करने के लिए, वो फ्रेओन गैस होती है। CF2Cl2 या CCl2F2 ऐसे कह सकते हो, डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, ये इसका नाम होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं उसे। आपके जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनमें भी यूज होती है फ्रेओन गैस। जो घरों में लगे हुए AC होते हैं उनमें भी क्या होती है यूज, फ्रेओन गैस। ठीक है बेटे। इसके अलावा जो आपके हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज के अंदर भी फ्रेओन गैस का यूज किया जाता है उसके ईंधन के रूप में। इसके अलावा भी जो आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ये जो इंजन है, इनके अंदर से भी फ्रेओन गैस निकलती है, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक रूप कह सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कई सारे रूप हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूप है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, यानी कि CF2Cl2 ही है। ठीक है बेटे। वैसे तो बहुत सारे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेओन है, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है और वायुमंडल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओजोन परत को खत्म करती है फ्रेओन गैस। कैसे करती है, हमारे कोर्स में हम सीखेंगे। ठीक है।
अगले वीडियो में सीख लेंगे, अभी तो यदि टाइम नहीं रहा तो। नंबर 4, एक यूज आप कहीं भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम यूज करते हैं इसका क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का। अच्छा चलो, उपयोग तो हो गए। अब इसका जो है AgNO3 परीक्षण के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, चलो ब्रैकेट में लिख दूं, शुद्धता परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की यदि आपको जांच करनी है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं है, यदि इसकी जांच करनी है तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। क्या करना है आपको कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यदि ये अशुद्ध है, ध्यान से देखियो, यदि आपका क्लोरोफॉर्म कैसा है, अशुद्ध, तो वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। सिल्वर नाइट्रेट, तीनों Cl और तीनों Ag निकल जाएंगे, और बेटे AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा। सफेद अवक्षेप, अवक्षेप को कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो बस ये रिएक्शन नहीं लिखी मैंने कोई, कभी आप सोचो रिएक्शन, तो फिर तो मैं इसे कंप्लीट करूंगा CHNO3 लिख के। आपको ध्यान रखना है CHNO3 का होल थ्राइस बनेगा ना भाई, एक CH और 3 NO3 है। यह रिएक्शन नहीं है। यहाँ बताया कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो सफेद अवक्षेप आपको मिलेगा। यदि आप क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे और सफेद अवक्षेप आपको मिल जाएगा, तो समझ जाना कि आपका क्लोरोफॉर्म कैसा है, अशुद्ध है। और यदि क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और शुद्ध है, और उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और सिल्वर नाइट्रेट डालने से कोई भी अवक्षेप आपको नहीं मिला है, कोई अवक्षेप नहीं। यदि सफेद अवक्षेप मिलता है, जैसा ऊपर के रिएक्शन में मिला है, यदि सफेद अवक्षेप मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। कब आप क्लोरोफॉर्म लोगे बर्तन में, जिसे आपको चेक करना है शुद्ध है या अशुद्ध, उस क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालोगे। यदि सफेद अवक्षेप मिलता है तो समझ जाओ अशुद्ध है, और यदि कोई सा भी अवक्षेप नहीं मिलता तो समझ जाओ आपका क्लोरोफॉर्म शुद्ध है। सीधा सा टेस्ट है, बिल्कुल कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कारण इसका यह है कि जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो अपने Cl नेगेटिव आयन छोड़ने के लिए तैयार रहता है हरदम, और जब वो Cl नेगेटिव आयन छोड़ने के लिए तैयार होगा, जब भी तो सिल्वर के आयनों से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो अपने Cl नेगेटिव आयनों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म दोनों को हमने समझा है एक साधारण से तरीके से। और आपको बेटे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको बनाने की विधियां, उनके रिएक्शंस आने चाहिए करने, और रासायनिक गुण, उनके रिएक्शंस आने चाहिए करने। यदि आप रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे, लगातार करोगे, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।